नमस्कार दोस्तों। मैं विजयपाल शर्मा 10वीं की हिंदी की कक्षा में कार्यपत्रक 73 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कार्यपत्रक 73 जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि कृतिका भाग 2 से लिया गया है। तो इसमें जॉर्ज पंचम की नाक के पाठ की शुरुआत पहले की जा चुकी थी। आगे का पाठ अब आपसे बताया जा रहा है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी लगती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मारने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। उसने फिर पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। क्योंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, फिर धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्तिकार के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसके मिट्टी निकालकर उसमें ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, पर यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और यह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी एक ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात और गौर करने की थी कि उस दिन कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई भी मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी भी हवाई अड्डे या स्टेशन पर किसी का स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुत के लिए। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इसमें हैं। रोगन, चिकना लेप जो किसी वस्तु को चमकाने के लिए उस पर लगाया जाए। अचकचाया यानी चौंक उठना या भौचक्का हो जाना। अब इसके प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं। पहला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए
मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो इसमें आप बताएंगे कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने उस पत्थर की तलाश की जिस पत्थर से लाट बनाई गई थी। उसने पूरे भारत में नाक की नाप लेकर वैसे ही नाक को पाने की कोशिश की। उसने बिहार सचिवालय के समक्ष बने शहीदों और बच्चों की नाकें नापकर देखी। मूर्तिकार ने लगातार सरकारी तंत्र को ढांढस बंधाया यानी हौसला बंधाया और अंत में जिंदा नाक लगाने का भी पूरा प्रयास किया। अगला प्रश्न है, नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई। तो इसमें बताएंगे, नाक लगाने से पहले तालाब की मिट्टी निकाली गई, उसमें ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए और इस बात की खबर किसी को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस प्रकार से प्रस्तुत किया। तो सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी कि ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। उसके बाद है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाले दिन, कहते लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाले दिन अखबार चुप इसलिए थे क्योंकि एक विदेशी शासक जो जनता का शोषण करता था, उस शासक के लिए किसी देशवासी की जिंदा नाक लगाना अखबारों को अच्छा नहीं लगा। वे इसका विरोध चुप रहकर अपने तरीके से कर रहे थे। फिर एक गतिविधि है कि यह पाठ एक व्यंग्य रचना है जिसमें मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इस पाठ में प्रयुक्त इस प्रकार के कथन ढूंढकर लिखिए। तो इसमें आप बताएंगे कि इस तरह के कथन हैं कि जैसे जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी समय बहुत शोर शराबा हुआ था, अनेक राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किए थे, चंदा इकट्ठा किया था, कुछ नेताओं ने लंबे चौड़े भाषण भी दिए थे। फिर उसके बाद अगला ऐसा ही एक कथन है, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और तथा यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह का तीसरा कथन है, देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया। चौथा इसी तरह का वाक्य है कि मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। इसी तरह और एक कथन है, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। एक और कथन है, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और एक और कथन आखिरी में कि सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से। तो बच्चों, ये कार्यपत्रक 73 था जो आप सभी को करना है, कॉपी में करेंगे और साथ ही साथ इसका स्नैपशॉट जो है ग्रुप में भी भेजेंगे, पेपर की दृष्टि से भी तैयार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज की कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।